जानते हो कि यूरोपियम है वो एफ ब्लॉक का तत्व है और सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एफ ब्लॉक वालों के या फिर जो डी ब्लॉक के इलामेंट है और जिनमें अपवाद पाया जाता है वो ही पूछे जाते हैं। तो एफ ब्लॉक में परमाणु क्रमांक, एफ ब्लॉक में दो श्रेणियां है, 4f श्रेणी है और एक 5f श्रेणी है। 4f श्रेणी में जो इलामेंट आते हैं वो परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक के आते हैं, यानी कि लेंथेनम 57 होता है, 58 से लेकर 71 तक के आते हैं। जैसे देखो ये लेंथेनम है, लेंथेनम, सीरियम, प्रोसीडियम, इस प्रकार से ये 71 तक के एफ ब्लॉक के इलामेंट हैं। अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो 4f, 5d और 6s में भरे जाते हैं। तो ये ध्यान देना कि 6s में सभी में 2 इलेक्ट्रॉन है, 6s में सभी में 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई अपवाद है नहीं। इसको आप इस प्रकार से याद रखो कि ये लेंथेनम से लेकर ल्यूटीशियम तक आती है ये श्रेणी। इसको याद करने का तरीका भी बता दिया कि लेके परिंदे प्रेम संदेशा आओ, गर्मी तब धीरे होगी और तुम ये भी लाओ। लेके परिंदे प्रेम संदेशा आओ, गर्मी तब धीरे होगी और तुम ये भी लाओ। अब देखो इसमें 6s में याद कर लो कि 2 इलेक्ट्रॉन है, 6s में एक ही ध्यान रख लो कि 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी बच्चे वो 4f और 4d में जाएंगे। अब d वालों का पता लग जाए तो 4f का अपने आप ही याद हो जाएगा। और d के लिए 4 ही तत्वों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये 4 तत्व कौन से हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है? कि लेके गाड़ी लूटो, लेके गाड़ी लूटो। इनको ऐसे याद कर लो कि लेके, ले सीरियम को के कहो लेके, जीडी को गाड़ी, गाड़ी एलयू को कहो लूटो, लेके गाड़ी लूटो। इन 4 के डी में क्या है? एक एक है। तो बाकी बचा हुआ किस में जाएगा? फिर एफ में जाएगा। अब देखो इन 4 के कि लेके और गाड़ी और लूटो, इन 4 के डी में एक एक है, बाकी फिर एफ में जाएगा। तो इस प्रकार से ये बहुत ही सरल हो जाएगा। अब आप ऐसे याद कर लो, इनके एस में तो 2 आ गए, 4f और 5d बचा है। डी में पता चल गया, डी में 4 के एक एक है, बाकी के सभी के 0 है। फिर बचा एफ है, तो यहाँ से शुरू कर दो। एफ और डी का जोड़ 1 है, यहाँ पर एफ और डी का जोड़ 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इस प्रकार से 15 तक कर दो। तो ध्यान में आ गया, एक बार लिख कर याद कर लो आप। तो यूरोपियम का आप सीधा याद कर सकते हो 702। अब यूरोपियम का आ गया तो अब की बार संभावना बढ़ती है गैडोलियम का पूछा जाएगा, तो गैडोलियम का सीधा याद कर लो आप 712, यानी कि 4f में 7 है, 5d में 1 है और 6s में 2 है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जो एक्टिनोइड है वो +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है? तो 2 एक्टिनोइड होते हैं वो +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। कि कौन सा एक्टिनोइड है जो +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है? इसके लिए आप ऐसे याद रखो, एक्टिनोइड में कौन कौन से आते हैं कि एक थी, प्यारी, उर्मिला, नेपाल, पहुंची, अमेरिकी, CM, बीके। सिर्फ इस फिल्म में 9 लड़कियां। या ऐसे याद करो, थे, पा, यू, नप, पू, अम, कम, बक, सफ, इस, फम, मडनोलर, मडनोलर। तो इस प्रकार से ये है। अब आप एक्टिनोइड से शुरू करना है। एक्टिनोइड +3 दर्शाता है। एक्टिनियम है वो +3 दर्शाता है। एक्टिनियम के बाद में थोरियम है वो +3 और +4, तो यानी कि एक एक बढ़ाते जाना है। तो +3 +3 4 3 4 और 5 कि 3 4 5 और 6, फिर 3 4 5 6 और 7। तो यानी कि नेपच्यूनियम तक है वो बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई है? 7 हो गई है। नेपच्यूनियम तक 7 हो गई है। तो आप ऐसा करना, एक्टिनियम की +3, एक्टिनियम के बाद में दूसरा आता है उसकी +3 4, तीसरा आता है +3 4 5, चौथे की 3 से लेकर 6 तक, पांचवें की 3 से 7 तक, इस प्रकार से बढ़ेगी। तो इसकी 7 आ गई। इसके बाद के अंदर इसकी भी फिर आगे 7 2 बार आती है, +3 +4 +5 +6 और +7, यानी कि एक बार 7 आ जाए वो अगला भी 7 ही दर्शाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा?
NP और PU। तो आप सीधा याद करने का तरीका हो जाएगा NP और PU। तो इसका नाम हो गया नप्पू। नप्पू है, नप्पू नप्पू है वो प्लस से 7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। नप्पू है वो प्लस 7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि प्लस 7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला कौन है, तो ये आ जाएगा नप्पू। नप्पू है वो प्लस से 7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कि लेंथेनाइड आयनों का चुंबकीय आघूर्ण, यानी कि लेंथेनॉइड है उसका चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट कैसे ज्ञात किया जाता है, कौन से सूत्र से काम में लिया जाता है। तो आप सभी जानते हो जो डी ब्लॉक के इलामेंट हैं, डी ब्लॉक के इलामेंट हैं उनके लिए तो म्यू बराबर आप काम में लेते हो कि अंडरूड n+2 बोहर मैग्नेटॉन। लेकिन ये लेंथेनॉइडों पर काम नहीं करता क्योंकि इसमें केवल स्पिन मोशन को शामिल किया गया है, इसीलिए इसको म्यू एस या इस फॉर्मूले का नाम भी होता है स्पिन ओनली फॉर्मूला। इसे स्पिन ओनली फॉर्मूला कहते हैं। ये लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड में काम नहीं करता। तो लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड में काम करने वाला सूत्र क्या होता है कि म्यू बराबर G√J+1। और जी क्या है यहाँ पर, जी लैंडे विपाटन गुणांक है। जी क्या है, लैंडे विपाटन गुणांक है। और जी की गणना है वो की जाती है जेसल वाले सूत्र से। तो ये जी का एक सूत्र होता है कि जी बराबर 1+ जेसल, ऐसे याद रखना 1+ जेसल, अपने जैसलमेर से याद रखना जेसल, जेसल यानी कि पहले जे लिखना है फिर एस लिखना है फिर एल, जेसल, जेसल, जे। तो इसको ऐसे याद रखो जी बराबर 1+ जेसल। जे को आप लिखोगे J+1 प्लस S+1 माइनस L+1, यानी कि पहले प्लस लगाना है फिर माइनस, अपोन लिखना है 2J+1। तो ये थोड़ा सा जी निकालने का सूत्र होता है। तो अब जी निकालना हुआ आसान, इस सूत्र काम में लो, ये जेसल से याद रख लेना। तो ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि जी क्या है, लिंडे विपाटन गुणांक है, और जे सेल है, जे सेल है। अब इसके जे के साथ J+1 लिखना है, S+1 और L+1। पहले प्लस लिखना है फिर माइनस लिखना है, नीचे 2J+1 लिखना है और +1 इसके साथ सभी के साथ आइए, जी का सूत्र हो जाएगा। तो ये इसमें है J+1। तो जी का सूत्र एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं, J+1 प्लस S+1 माइनस L+1 अपोन 2J+1, J/2J से याद रखो। तो अगला एग्जाम्पल आया है कि निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय नहीं है, यानी कि पैरामैग्नेटिक कौन सा नहीं है। तो पैरामैग्नेटिक के लिए आपको पता है कि क्या होना चाहिए, पैरामैग्नेटिक के लिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। यदि किसी में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है तो वो पैरामैग्नेटिक होता है, यानी कि अनुचुंबकीय होता है, और किसी में अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो वो डायामैग्नेटिक यानी कि प्रतिचुंबकीय होता है। तो आप ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आ गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अभी यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया था। तो एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपके लिए एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के याद करने का फनी ट्रिक्स का बहुत अच्छा वीडियो बनाया गया है, ये आप RSD केमिस्ट्री पर जाकर देख सकते हो। तो इसमें देखो ये पूछा गया कौन सा अनुचुंबकीय है, कौन सा अनुचुंबकीय नहीं है। अनुचुंबकीय नहीं है इसका मतलब प्रतिचुंबकीय इसमें से कौन सा है। तो प्रतिचुंबकीय के लिए आपको ध्यान होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये बहुत ही सरलता से उत्तर दिया जाने वाला है। अब देखो इसमें ये जो ल्यूटीशियम है, ल्यूटीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से है 4f14 5d1 6s2। यदि 3 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा, यानी कि डी का 1 और एस का 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो बचेगा क्या, इसका एफ है 14 बच जाएगा। यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इस प्रकार से है कि ल्यूटेशियम है वो जिनोन 4f में 14 है, 4d में 1 है, 6s में 2 है। यदि आपने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो अब ल्यूटेशियम के पास क्या बचा है, 4f में 14 बचे हैं, यानी कि 4f पूरा भरा हुआ है, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन
नए होने के कारण ये कैसा हो गया, प्रतिचुंबकीय हो गया। ल्यूटेशियम प्लस 3 है वो प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। तो इसका उत्तर ल्यूटेशियम प्लस 3। अब देखो अगला क्वेश्चन आया है कि क्यूरियम है, यानी कि क्यूरियम जिसका जेड का मान दे दिया, आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, यानी कितने सरल कॉलेज लेक्चरर का पेपर आया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक बना सकते हो। पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा अंक हो तो आपके इंटरव्यू में थोड़े कम अंक भी दे दे तो आपका सिलेक्शन है वो निश्चित रूप से हो जाता है। जैसे मैंने इस पेपर के अंदर 141 क्वेश्चन सही किए थे, जिससे मेरे इंटरव्यू में 11 अंक दिए थे, तो भी मेरे बहुत अच्छा रैंक प्राप्त कर लिया था मैंने। तो देखो एक्टिनोइड श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से याद रखो कि सबसे पहले एक बार इनको थोड़ा सा लिख लो कि एक थी प्यारी उर्मिला नेपाल पहुंची अमेरिकी सीएम बिके सिर्फ इस फिल्म में 9 लड़कियां। एक थी प्यारी उर्मिला नेपाल पहुंची अमेरिकी सीएम बिके सिर्फ इस फिल्म में 9 लड़कियां। इस प्रकार से आप क्रम वाइज लिख लोगे। उसके बाद के अंदर आपको ये ध्यान देना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन है वो 5f में 4d 5f 6d और 7s में है, और 7s में सभी 2 इलेक्ट्रॉन है। जिस प्रकार से लेंथेनोइड श्रेणी के 6s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसी प्रकार एक्टिनोइड के 7s में सब में 2 इलेक्ट्रॉन है। लेंथेनोइड श्रेणी में आपको बताया था कि 4 तत्वों की लेके गाड़ी लूटो, इनके 4 के डी में 1-1 है, बाकी के सभी के डी में 0 है। तो यहाँ पर शुरू के 5 और सीएम और एलआर, यानी कि शुरू के 5 में और फिर सीएम और एलआर में डी के अंदर इलेक्ट्रॉन है, बाकी के डी में इलेक्ट्रॉन 0 है। तो शुरू के देखो 5 सीएम और एलआर। तो हमेशा याद करो, तो एक्टिनोइड श्रेणी में एक्टिनियम को साथ लेकर याद करो, ताकि एग्जाम में ये कंफ्यूजन न हो कि एक्टिनियम साथ था या नहीं था। अभी से प्लानिंग बना लो कि हम लेंथेनोइड को पढ़ेंगे तो लेंथेनम और एक्टिनियम है उनको साथ लेकर याद कर रही हैं, फिर अपने दिक्कत नहीं होगी। तो शुरू के 5 सीएम और एलआर के डी में 1-1 है, बाकी के डी में 0 है, और थोरियम के डी में 2 इलेक्ट्रॉन है। बस ये इतना सा ध्यान रख लोगे तो आपके एक्टिनोइड श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद हो गया है आप लोगों के। अब कि 7s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, और 6d के अंदर शुरू के 5 सीएम और एलआर में 1-1 बढ़ना है, और थोरियम के डी में 2 बढ़ना है, बाकी बचा हुआ इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एफ में जाएगा। तो शुरू वाले 5f और 6d का योग 1 करना है, फिर 2 करना है, फिर 3 करना है, इनका जोड़ करते जाओ। तो एक बार लिख कर देखोगे तो याद हो जाएगा। तो अभी जो मैं बता रहा था वही प्रश्न आ गया है कि केमेरियम का पूछा है 712 वाला। इधर आपसे गैडोलियम का भी वैसा ही होता है, जैसा गैडोलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वैसा ही होता है जैसा सीएम का होता है 712। बस आगे वाली उसमें 4 है, यहाँ पर 5 आ गया, उसमें यहाँ पर 5d था, यहाँ पर 6d आ गया, उसमें वहाँ पर 6s था, यहाँ पर 7s था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही पूछे जाते हैं, यानी कि यहाँ वाले 2 या फिर लास्ट वाले 2 पूछे जाते हैं। तो सीधा सा ही आप 712 ढूंढ लो इसमें, तो 712 पहले ही ऑप्शन में है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखो कि लेंथेनोइड श्रेणी का वो सदस्य जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो ये तो बहुत ही सरल काम आ गया। अभी बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसका उत्तर दे सकते हो आप लोग। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी बताया था, लेंथेनोइड श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। अब देखो इसके 4f 0 है और 5d में 1 है, 6s में 2 है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 त्याग सकता है। और इसमें देखो सीरियम है, उसमें देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 त्याग सकता है। ये सीरियम है वो +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। लेंथेनम सभी लेंथेनम है +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इनकी सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था भी +3 होती है, लेकिन सीरियम है वो +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शा देता है। और इसके साथ अब की बार ये पूछा जा सकता है, जो यूरोपियम है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शा देता है। यूरोपियम है ना EU, वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शा देता है, सीरियम +4 भी दर्शा देता है। क्यों दर्शा देता है? क्योंकि इसमें देखो यूरोपियम में यदि ये +2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसमें 4f7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बचेगा, और 4f7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो मोर स्टेबल होता है, अधिक स्थायी होता है।
यानी कि आपने सुना होगा कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, आधे भरे हुए और पूरे भरे हुए कक्षक अधिक स्थायी होते हैं। तो इसका उत्तर तो सीरियम हो जाएगा। बस सीरियम है वो प्लस 4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शा देता है। अगला देखो कि कौन सा आयन रंगहीन है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा आयन रंगहीन है। तो इसके लिए तो ये याद रखो कि लालू है, लालू रंगहीन है, यानी कि लालू है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में क्या है, रंगहीन है। आजकल लालू के वो रंग नहीं रहे, लालू रंगहीन है, लालू कलरलेस। तो अब की बार लू आ गया तो हो सकता है कि ला आ जाए, यानी कि लेंथेनम +3 भी रंगहीन होगा। जिस प्रकार डी वालों में डी संक्रमण के कारण या चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण रंग आता है, उसी प्रकार एफ ब्लॉक वालों का एफ संक्रमण के कारण रंग आता है। इसमें भी एफ संक्रमण होता है। अकार्बनिक बेंजीन कौन सी है, यानी कि इनऑर्गेनिक बेंजीन होती है, कार्बनिक बेंजीन होती है वो ये होती है C6H6। इसी प्रकार से B3N3H6 है वो अकार्बनिक बेंजीन है, यानी कि C6H6 तो कार्बनिक बेंजीन, ये अकार्बनिक बेंजीन। तो ये ध्यान रखना, अकार्बनिक बेंजीन कार्बनिक बेंजीन की तुलना में अधिक क्रियाशील होती है, ये मोर रिएक्टिव, ये ज़्यादा क्रियाशील होती है और ये थोड़ी सी लेस रिएक्टिव होती है। यानी कि अकार्बनिक बेंजीन है वो ज़्यादा क्रियाशील है, कार्बनिक बेंजीन कम क्रियाशील है। और ये दोनों ही हक्कल के नियम की पालना करती है। इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और हक्कल का नियम क्या था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें भी पाए जाते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। हक्कल ने ऐसा कहा था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें पाए जाते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। इसके अलावा 2 बातें और थी कि क्या थी कि समतलीय संरचना होनी चाहिए और साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। तो ये तो बहुत सरल प्रश्न पूछ लिया कि अकार्बनिक बेंजीन का सूत्र क्या है, तो B3N3H6 होता है। तो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि डाइबोरेन निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है डाइबोरेन के लिए। तो डाइबोरेन के बारे में पहले थोड़ा सा देख लें कि डाइबोरेन होती क्या है। तो ये डाइबोरेन कहते हैं B2H6 को, यानी कि B2H6 होती है ना, इससे कहा जाता है डाइबोरेन। होता क्या है, बोरोन के बारी कक्षा के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि 1 2 3। 3 इलेक्ट्रॉन में से एक बंद इधर बना लेता है, एक बंद इधर बना लेता है, 2 तो इलेक्ट्रॉन काम आ गए और एक इलेक्ट्रॉन खाली रहा तो एक इधर बंद बना लिया। तो इसी प्रकार से दूसरा कोई बोरोन है वो 3 बंद इस प्रकार से बना लेता है। लेकिन अब ये देखो, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन हुए, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन हुए, यानी कि अष्टक न्यून स्पीसीज है दोनों। तो इसमें एक अतिरिक्त बंध और बन जाता है इस प्रकार से। वो कैसे बनता है वो मैं बताता हूँ थोड़ा सा। ये अतिरिक्त बंध और बन जाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये इस प्रकार से बंध बन जाता है। यह बंध केले जैसा होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बनाना बॉन्ड। तो एक तो ये क्वेश्चन आता है कि बनाना बॉन्ड कितने होते हैं इसमें। तो बनाना बॉन्ड 2 होते हैं, एक बनाना बॉन्ड ऊपर है, एक बनाना बॉन्ड नीचे है। लेकिन एक तो ये ध्यान रखना B2H6 है, उसमें बोरोन परमाणु का हाइब्रिडाइजेशन कई बार पूछ लिया जाता है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और इसमें 2 प्रकार के बंध होते हैं, एक होता है 2C2E और एक होता है 3C2E। 3C2E वाले को क्या कहा जाता है, बनाना बॉन्ड कहा जाता है। ये कैसे होता है देखो ध्यान से। जैसे ये एक बोरोन परमाणु है, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इसके साथ यहाँ पर हाइड्रोजन का 1s कक्षक जुड़ गया है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का 1s कक्षक जुड़ गया है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। इसी प्रकार से यहाँ पर बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इधर आ गया काम, एक इधर आ गया, एक इधर काम आ गया। यहाँ पर जुड़ने के लिए हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इस प्रकार से बंध बन गया। अब इस बोरोन के पास भी 4 थे, इस प्रकार से बंध बनाया है। तो इसके एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो इधर कुछ देने के लिए नहीं बचा इसको। तो यानी कि यहाँ पर जुड़ने वाले 3 हो गए। देखो
यहाँ पर बोरोन के 3 थे, एक इधर इलेक्ट्रॉन दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर काम आ गया। तो यहाँ इधर वाले में इस बोरोन ने कुछ नहीं दिया है, ये बोरोन ने एक इस बोरोन का है, एक इस हाइड्रोजन का है। तो जुड़ने वाले 3 आ गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है 2, यानी कि 3 तो सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको कहा जाता है 3C2E प्रकार का बॉन्ड। और इसी को क्या कहा जाता है, बनाना बॉन्ड कहा जाता है। इसी प्रकार से एक बनाना बॉन्ड कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से इसके अंदर देखो ये बात बता दी आप लोगों को। और ये एक अष्टक न्यून स्पीसीज है। तो ओवरऑल बनाना बॉन्ड बनने के बाद में ये कंडीशन हो जाएगी। बनाना बॉन्ड को केला बॉन्ड या कदली बॉन्ड भी कह देते हैं। एक ये क्वेश्चन आया है कि डेकाबोरोन 14 की क्रिया किसके साथ करवा दें कि कार्बोरेन प्राप्त हो जाए, तो ये एथाइन के साथ करवानी पड़ेगी। तो ये कुछ रिएक्शन है इंपॉर्टेंट, तो वो आपको याद रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा कि डेकाबोरेन की क्रिया किसके साथ कराएं, एथाइन के साथ कराएं, कार्बोरेन बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन आई गया जो मैं बताना चाह रहा था कि अकार्बनिक बेंजीन कार्बनिक बेंजीन से अधिक क्रियाशील होती है। ये बताया था कि ये इस प्रकार से अपनी अकार्बनिक बेंजीन होती है, और अकार्बनिक बेंजीन होती है वो कार्बनिक बेंजीन की तुलना में अधिक क्रियाशील होती है। और कार्बनिक बेंजीन ये अपनी ऐसी होती है, तो ये ज़्यादा क्रियाशील होती है, मोर रिएक्टिव होती है। अकार्बनिक बेंजीन कैसे बनती है, इस प्रकार से है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो बोरोन को दे देता है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन है वो अपने लोन पेयर बोरोन को दे देता है, जिसके कारण ये बेंजीन जैसा ही बन जाता है। कार्बनिक बेंजीन ऐसी होती है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन 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 इस प्रकार से है। तो वैसी की वैसी है, लेकिन ये ज़्यादा क्रियाशील है। ये इसमें दोनों ही अक्ल के नियम की पालना करती है, दोनों ही अक्ल के नियम की पालना करती है, ज़्यादा क्रियाशील है। अभी एक प्रश्न बताया था कि मैंने डाइबोरेन में केला बंद या कदली बंद कितनी होती हैं, तो ये एक केला बंद ये होता है, एक केला बंद ये होता है। अभी बताया था, ये दोबारा से प्रश्न आ गया। यानी कि डाइबोरेन में 2 बनाना बंड है, एक ये बनाना बॉन्ड है, दूसरा ये बनाना बॉन्ड है। बनाना बॉन्ड कहो, केला बंद कहो, कदली बंद कहो। तो सिलिकॉन क्या होते हैं, सिलिकॉन के लिए आप ऐसे ध्यान रखो कि आर आर होते हैं, 2 एल्किल समूह होते हैं सिलिकॉन के साथ, और इधर ऐसे 2 OH होते हैं। तो ये तो सिलिकॉन का एकलक है, आर आर SiOH और OH, फिर आर आर SiOH और OH। जब ये मोनोमर आपस में जुड़ते हैं, बहुलक का निर्माण होता है, तो इस प्रकार से हाइड्रोजन जल बीच में से निकल जाता है। तो बचा क्या, SiRRO, फिर SiRRO, फिर SiRRO। इस प्रकार से यानी कि एकलक इकाई ये होती है इसकी, यानी कि R2SiO है वो एकलक इकाई होती है। ये इकाई बार बार रिपीट होती है, तो मान लो n बार रिपीट हुई है, तब सिलिकॉन बने हैं। तो सिलिकॉन के अंदर क्या क्या हो गए, इसमें तो कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। कार्बन सिलिकॉन ऑक्सीजन होते हैं मुख्य। इसका उत्तर तीसरा हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बन ऑक्सीजन का बहुलक है ये। तो सिलिकेट की जो इकाई होती है वो होती है SiO4-, यानी कि Si चतुष्फल की ज्यामिति होती है। एक ऑक्सीजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है। इसको ये सिलिकेट की मुख्य इकाई होती है। सिलिकेट की अब की बार तो ये पूछ लिया, ये वैसे और तो सिलिकेट की होती है, लेकिन मूल सिलिकेट की पूछे तो भी ये बतानी है। आपसे पूछ लिया जाता पायरोसिलिकेट क्या होता है, सर्कला सिलिकेट क्या होता है, चक्रीय सिलिकेट क्या होता है, पत्थर सिलिकेट क्या होता है, इसकी इकाइयाँ क्या होती है, तो उनकी भी आप एक बार इकाइयाँ याद कर लेना। अब की बार ये पूछा है, तो अब की बार हो सकता है कि पायरोसिलिकेट की पूछ ले, सर्कला सिलिकेट की पूछ ले। तो संकर्ण कैसे निकाला जाता है, तो संकर्ण निकालने के लिए आपको एक सूत्र ध्यान रखना कि संकर्ण निकालना हो तो संकर्ण के लिए आप सबसे पहले देखो संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन, संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन प्लस एकल बंध। यदि ऋणावेश है तो उसको जोड़ दो, यानी कि जितना भी ऋणावेश है उसको जोड़ दो, और धनावेश है उसको घटा दो।
और उसमें 2 का भाग दे दो, तो उससे क्या आ जाएगा, संकर्ण आ जाएगा। यदि ये मान 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। इसी प्रकार से 5 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d, और 6 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है SF4 है, तो सल्फर के बारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सल्फर 16वें वर्ग का है, 16वें वर्ग के बारी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, श्वेता कोश में इलेक्ट्रॉन 6, एकलबंध कितने हैं 4, ऋणायन देनायन है नहीं, बटे 2, 6 4 10 बटे 2, तो यह यानी कि मान आ गया 5। यदि मान 5 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसकी ज्यामिति होनी चाहिए त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। लेकिन यहाँ पर देखो जुड़ने वाले 4 ही हैं, तो मान लो एक यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर जैसे सल्फर है, एक यहाँ जुड़ जाएगा फ्लोरीन, एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा 2, और ये एक फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा, एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लोन पेयर। तो इस ज्यामिति को कहा जाता है सीसा, सीसा ज्यामिति कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्यामिति होती है सीसा। इसको सामान्य भाषा में डेकुली कहते हैं, डेकुली। इसको विकृत चतुष्फलकीय भी कह देते हैं, विकृत चतुष्फलकीय, विकृत चतुष्फलकीय ज्यामिति भी बोल देते हैं, सीसा या डेकुली। तो ये सीसा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहा है कि XF4 अणु के लिए कौन सा कथन सत्य है, सत्य देखना है। तो आपको इसमें सत्य है, तो ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, और ज्यामिति इसकी है, ध्यान दो कि ये SF4 नहीं है, ये SF4 की ज्यामिति बताई थी अपने, वो नहीं है, ये XF4 है। XF4 तो आप समझ गए होंगे कि इसके बारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, एक कलबंध 4 हैं, 2 का भाग 2, 8 और 4 12 बटे 2 6, और 6 है तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसका की ज्यामिति होती है अष्टफलकीय, अष्टफलकीय में एक ऊपर एक नीचे, और इस प्रकार की ज्यामिति होती है। लेकिन जुड़ने वाले 4 ही हैं, तो 4 फ्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाएंगे, और ऐसी ऊपर और नीचे खाली है, खाली है इसका मतलब लोन पेयर है, लोन पेयर का ज्यामिति निर्माण में कोई योगदान होता नहीं, तो ऐसी ज्यामिति क्या हो जाएगी, वर्ग समतलीय ज्यामिति हो जाएगी। 2 लोन पेयर है, यानी कि वर्ग समतलीय ज्यामिति है, लोन पेयर की संख्या 2 है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो बस सीधा सा हो जाएगा, ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, वर्ग समतलीय ज्यामिति है। और भी पूछ ले आपसे तो आप बता सकते हो कि लोन पेयर की संख्या कितनी है। ये अगला क्वेश्चन आया है कि XeF2 की ज्यामिति कितनी है। तो XeF2 में सबसे पहले आपको निकालना चाहिए संकर्ण Xe, संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, और एकलबंध है 2, 8 2 10, 10/2 कितना हो गया 5 है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो तो ज्यामिति इस प्रकार की होनी चाहिए, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति होनी चाहिए। लेकिन लोन पेयर का ज्यामिति निर्माण में कोई योगदान नहीं होता। अब देखो जिनोन यहाँ पर बैठ गया, जिनोन ऊपर बैठ गया, अब 2 ही फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन ऊपर बैठ गया, एक फ्लोरीन नीचे बैठ गया, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर का ज्यामिति निर्माण में कोई योगदान नहीं है, तो ये ज्यामिति तो ऐसी रह गई, F है, लोन पेयर का ज्यामिति निर्माण में योगदान है नहीं, तो ज्यामिति कैसी होगी, रेखीय, लीनियर ज्यामिति हो जाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा रेखीय। अपने बात करें ICl2 माइनस, ICl2 माइनस में क्या होता है, ICl2 माइनस, अब देखो इसमें आयोडीन बीच में बैठा है, आयोडीन की बारी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कलबंध 2 हैं, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है बटे 2, तो 7 3 10 बटे 2 5 आ गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करने के लिए मैंने यूट्यूब पर बहुत ही अच्छा वीडियो डाला हुआ है RST केमिस्ट्री पर, तो आप एक बार देख लोगे तो हाइब्रिडाइजेशन आपका कभी गलत नहीं होगा। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, संयोजकता कोश में इसके 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक कलबंध 2 थे, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10 बटे 2 5, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसकी ज्यामिति होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी में क्या होता है कि आपको बनाकर दिखाई कि इस प्रकार से ये त्रिकोण है, ये ज्यामिति रेखीय ज्यामिति sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, तब इस ऐसी ज्यामिति होती है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो ये होती है जिसको त्रिकोणीय
समतल त्रिकोणीय कह देते हैं। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है, 120 डिग्री का हो जाता है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो ये बंध इस प्रकार से हो जाते हैं। इस ज्यामिति को कह दिया जाता है चतुष्फलकीय ज्यामिति, और चतुष्फलकीय ज्यामिति ऐसी है। इसको कैसे घुमा लो चाहिए, ऐसी हो जाएगी। बॉन्ड एंगल है इसमें वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। और sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, इसमें ये समतल त्रिकोणीय ज्यामिति है। sp2 वाली एक पिरामिड ऊपर आ गया है तो ये त्रिकोणीय एक पिरामिडी हो गई। इस प्रकार की ज्यामिति को कहा जाता है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति। ये इस प्रकार से समझो आप, ये एक त्रिकोण हो गया, एक पिरामिड ऊपर आ गया, एक पिरामिड ऊपर आ गया, त्रिकोण के एक ऊपर आ गया। इसको थोड़ा सा मैं टेढ़ा मेढ़ा कर दिखाता हूँ। और एक नीचे आ गया, इसके ठीक ऊपर है, वैसे एक ठीक नीचे है। तो ये ज्यामिति हो जाएगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। तो ऐसी ज्यामिति होनी चाहिए इसकी त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। लेकिन तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति में हुआ क्या, जैसे मान लो आयोडीन बीच में बैठ गई, एक ऊपर बैठ जाए, एक नीचे बैठ जाए, एक इधर बैठ जाए, एक इस प्रकार से त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति होती है। लेकिन यहाँ पर जुड़ने वाले दो ही हैं, एक क्लोरीन ऊपर बैठ गया, एक क्लोरीन नीचे बैठ गया। तो इन तीनों जगह क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर का ज्यामिति निर्माण में कोई योगदान होता नहीं। तो ये ज्यामिति हो जाएगी ICl2 माइनस ज्यामिति, वही रेखीय ज्यामिति हो जाएगी। तो ये रेखीय यानी कि लीनियर ज्यामिति होगी, इसकी लीनियर प्रकार की ज्यामिति बन जाएगी। तो इसका पहला ही ऑप्शन देखो कि इसमें क्या है कि इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन और लीनियर ज्यामिति है। तो 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय है। इनको याद करने के लिए आप ऐसे याद करो कि Ct और HMT, Ct और HMT, Ct और HMT। तो C का मतलब क्या होता है, C का मतलब होता है क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, यानी कि ये मोनोक्लिनिक, और ये होता है ट्राई क्लिनिक। तो इस प्रकार से इनके नाम दिए गए हैं। सबसे पहले तो आप इनको ऐसे याद रख लो, Ct और HMT। पहले HMT प्रकार की घड़ी आती थी, Ct और HMT। अब सबसे पहले तो इनको सभी को बराबर लिख लो। A के बराबर B है, B के बराबर C है, ABC यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है कोई क्रिस्टल की। फिर पहले तो बिल्कुल बराबर, फिर इसको एक को कट करना है, फिर दोनों कट करना है। देखो पहले हम कुछ नहीं किया, फिर इधर से एक कट करना है, फिर दोनों कट करना है। बराबर एक को कट किया और दोनों को कट किया, और लास्ट में फिर दोनों ही कट होंगे। यानी कि पहले बराबर एक को दो को, बराबर एक को दो को दो को। इस प्रकार से आपने याद हो जाएगा। और ये प्रश्न आया था, ये जो ABC है, ABC है, तो ये शुरुआत के जो 3 है उसके अंदर अल्फा और बीटा और गामा तीनों ही बराबर होते हैं, और तीनों 90 डिग्री के भी बराबर होते हैं। अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर होते हैं। अल्फा बीटा गामा क्या है, जैसे मान लो इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, तो ये जो कोण होते हैं इन्हें नाम दिया जाता है। तो ये ऐसा विस्तार से तो अपने सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे। तो ऐसा हो जाएगा इसका उत्तर टेट्रागोनल, यानी कि इस प्रकार का ये दूसरा टाइप का A बराबर B नोट C, यानी कि दूसरे प्रकार का A के बराबर B है लेकिन नोट C आ गया। तो ये कैसा हो गया, टेट्रागोनल हो गया। टेट्रागोनल को कहा जाता है द्विसमलंबाक्ष। द्विसमलंबाक्ष जो अपने कोलगेट आती है, जो कोलगेट वाली आती है, वैसा हो गया ये। तो ये 7 प्रकार के जो क्रिस्टलीय जालक होते हैं उसमें A, B और C में क्या संबंध होते हैं, अल्फा बीटा गामा में क्या संबंध होते हैं, यहाँ से प्रश्न आता है। अब इसके पश्चात बात करते हैं अपने फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष किस में पाया जाता है? फ्रैंकल दोष के बारे में आप जानते हो कि फ्रैंकल दोष में धनायन है वो अपना मूल स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान पर आ जाता है। ये किस में पाए जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये AgCl, AgBr और AgZnS में पाया जाता है। तो ये नहीं किस में पाया जाता, नहीं पाया जाने वाला इसमें हो जाएगा KBr। अगला क्वेश्चन है वो अर्धचालकों पर है कि अर्धचालक क्या होते हैं। अर्धचालक क्या होते हैं, शुद्ध सिलिकॉन और शुद्ध जर्मेनियम होते हैं, या फिर अर्धचालक बनाने के लिए
अशुद्धि भी मिलाई जाती है। तो अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जिसको शुद्ध या नेज अर्धचालक कहा जाता है, दूसरा होता है जिसको अशुद्ध या बाहरी अर्धचालक कहा जाता है। शुद्ध या नेज अर्धचालक होते हैं वो शुद्ध सिलिकॉन और शुद्ध जर्मेनियम होते हैं। इसमें नंबर ऑफ होल होते हैं वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, यानी कि इसमें एक जैसे जितने शुद्ध अर्धचालक में शुद्ध या नेज अर्धचालक भी होते हैं जिसमें शुद्ध सिलिकॉन और शुद्ध जर्मेनियम के बने होते हैं। इसमें नंबर ऑफ होल होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। होल क्या होते हैं? कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो यदि संयोजकता बैंड को छोड़कर यदि चालन बैंड में चला जाए, यानी कि धारा प्रवाह का काम में आ जाए, तो एक पीछे खाली स्थान बच जाता है जिसे होल कहा जाता है। इसकी प्रवृत्ति धनात्मक मानी जाती है। इसी प्रकार से अशुद्ध अर्धचालक होता है वो शुद्ध सिलिकॉन और शुद्ध जर्मेनियम के अंदर अशुद्धि मिलाई जाती है। अशुद्धि के रूप में यदि वो 13वें वर्ग की अशुद्धि मिलाई जाती है तो वो बनता है पी प्रकार का अर्धचालक। यदि 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाई जाती है तो वो बनता है एन प्रकार का अर्धचालक। तो एन से एन मिला देना कि एन प्रकार के अर्धचालक में नाइट्रोजन परिवार की अशुद्धि मिलाई जाती है, यानी कि नाना पाटेगर आज सबसे बिछुड़े, या नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े, या नया पड़ोसी आने से सब बिगड़े। और इसमें मिलाई जाती है बिना इलायची गरम इंडियन टी, यानी कि पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए 13वें वर्ग की शुद्धि मिलाई जाती है और एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए 15वें वर्ग की शुद्धि मिलाई जाती है। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ होल से, यहाँ पर नंबर ऑफ होल होते हैं वो ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये देखो पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए कौन से 13वें वर्ग की शुद्धि मिलाई जाती है, और 13वें वर्ग में कौन सा आता है? बिना इलायची गरम इंडियन टी, और इनकी संयोजकता कितनी होती है? 3, तो त्रिसंयोजीय शुद्धि मिलाई जाती है। ये अगला क्वेश्चन आता है कि कौन से दोष में घनत्व कम हो जाता है, यानी कि डेंसिटी कम किस में हो जाती है? तो ऐसा दोष होता है रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष में घनत्व कम हो जाता है, तो इसमें हो जाएगा ये शॉर्ट की, इस ऑप्शन के हिसाब से शॉर्ट की दोष में क्या होगा? शॉर्ट की दोष में समान धनायन व ऋणायन अपना स्थान छोड़कर चले जाएंगे। जैसे मान लो ये धनायन है, ये ऋणायन है, ये धनायन है, ये ऋणायन है। इस प्रकार से व्यवस्था होती है, धनायन के नीचे ऋणायन बैठा है, ऋणायन के नीचे धनायन बैठा है, लेकिन ये तो गया, खाली कर गया। और यहाँ धनायन के नीचे ऋणायन है, ऋणायन के नीचे धनायन है, तो यहाँ पर धनायन है और यहाँ पर ऋणायन है, यहाँ वाला धनायन बाज गया कहीं। तो इस प्रकार से हुआ, एक धनायन को ऋणायन घेरे रखते हैं, ऋणायन को धनायन घेरे रखते हैं। और शॉर्ट की दोष में समान मात्रा में धनायन और ऋणायन, यहाँ से कोई धनायन चला गया और यहाँ से कोई, ये तो धनायन ही हो गया, यहाँ पर तो धनायन ही आएगा। मान लो कि कोई ऋणायन है वो, यहाँ वाला ऋणायन है वो चला गया, तो और बना दिए अपने प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ से कोई धनायन चला गया, यहाँ से कोई ऋणायन चला गया, यानी कि धनायन को ऋणायन घेरे रखते हैं और ऋणायन को धनायन घेरे रखते हैं। जब समान मात्रा में धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़कर चले जाते हैं तो इस प्रकार के दोष को कौन सा दोष कहा जाता है? शॉर्ट की दोष कहा जाता है। शॉर्ट की दोष में अब देखो बीच बीच में खाली स्थान हो गया तो घनत्व क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि डेंसिटी होती है। घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन होता है, आयतन उतना ही रहा लेकिन कुछ 14 बार चला गया तो द्रव्यमान क्या हो गया? कम हो गया। इसके बाद में है ब्रेग समीकरण। ब्रेग समीकरण आप जानते हो सॉलिड वाले पार्ट में आती है। 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा होता है। 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा वाला उत्तर हो जाएगा। और ये भी जानते हो किसी क्रिस्टल में 7 प्रकार के क्रिस्टलीय तंत्र व 14 प्रकार के ब्रेवजालक होते हैं। तो ये 14 उत्तर कहाँ है इसका? ये रहा। तो ब्रेवजालकों की संख्या पूछ ली इसमें। कोई एफसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या आप जानते हो, एफसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या 4 होती है, 4 वाला उत्तर हो जाएगा। एफसीसी जान गए ना कि एक इस प्रकार का क्रिस्टलीय, इस प्रकार का कोई होता है जिसमें प्रत्येक कण कोणों पर होता है और फलक के केंद्र पर भी होता है। फलक 6 होता है, तो इस इधर वाले फलक के केंद्र पर भी है, इधर वाले के केंद्र पर भी है, आगे वाले के केंद्र पर भी है, पीछे वाले के केंद्र पर भी है, ऊपर वाले के भी, नीचे वाले के। और तो इस प्रकार से जो फलकों पर है उसका फलक 6 है, इसका 1/2 काम आता है, और कोणे 8 है, इसका 1/8 काम आता है। तो यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 1, तो टोटल हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से टोटल परमाणु की संख्या एफसीसी में होती है 4।